नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, जैन जी एक ऐसा शब्द है जिसने भारतीय राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। खासकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद में भारतीय जनता पार्टी जो 12 साल से सत्तारूढ़ है, उसको लग रहा है कि अब इस वर्ग से हमें संवाद स्थापित करना पड़ेगा और इस वर्ग की जो नाराज़गी है वो हमें ले डूबेगी। और जब जंतर मंतर पर लाठियाँ बरस रही थी, पैलेट गन चल रही थी और युवाओं को पुलिस की बर्बरता, दमनता का सामना करना पड़ रहा था, उस समय एक शख्स भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पहरे में लगातार खामोशी से बैठा था। और वो खामोशी से बैठने वाला शख्स हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे। लेकिन अब मोदी जी रोज़ाना रील्स बना रहे हैं, तरह तरह से आडंबर प्रकरण करके युवाओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। लेकिन एक और शख्स है जिसको कहते हैं कि वो बीजेपी की माँ है, यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस पूरे एपिसोड में जब भारत की युवा सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, ये भी अपनी सुरक्षा एजेंसियों के साए में चुप बैठे हुए थे। और उस चुप्पी को अब तोड़ा है उन्होंने संवाद के जरिए, और एक पूरा इसके लिए बाकायदा मंच सजाया गया है। 2000 के करीबन युवा जुटाए गए हैं और उनमें से एक युवा ऐसा छांटा गया एंकर के रूप में जो सवाल पूछते हुए ऐसा ना लगे कि ये आरएसएस या भाजपा से प्रशिक्षित कोई युवा है। तो उसने थोड़ा सवालों को अलग तरीके से पूछने की कोशिश भी की है। मोहन भागवत जी का इंटरव्यू आप किसी भी चैनल पे देख सकते हैं, अखबारों में आज प्रमुखता से छपा है, क्योंकि मकसद यही था, भले ही 2000 लोग मौजूद हों, लेकिन ये बात 2-4 करोड़ तक पहुंचाई जाए कि आरएसएस युवाओं के बारे में क्या सोचता है। मोहन भागवत जी से जब ये पूछा गया कि पैलेट गन के आदेश किसने दिए, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसको क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये देखना पड़ेगा। उनका एक और वीडियो चल रहा है तिरंगे का, कि जो तिरंगा है उसका सबसे ज़्यादा सम्मान आरएसएस करती है। और जब पहली बार तिरंगा फहराया गया तो पोल पे चढ़ के एक आरएसएस का कार्यकर्ता उसको ऊपर चढ़ के उसकी गांठ खोली, तब वो फहराया गया। लेकिन इस सवाल का जवाब उन्होंने वहाँ भी नहीं दिया कि कुछ सालों तक आरएसएस झंडा क्यों नहीं फहराती थी, तिरंगा। तो आरएसएस की जो ये कोशिशें हैं जैन जी से संवाद करने की, ये कोशिशों की ज़रूरत क्यों अब पड़ी है और इसका क्या असर युवाओं पे होगा, ये देखने वाली बात होगी। और जो आरएसएस कहती है कि बीजेपी तो हमारी एक शाखा है, हमारा एक पार्ट है, उसको सत्ता की इतनी चिंताएं अब क्यों सताने लगी हैं कि सत्ता जाने के एक भय मात्र से वो जनता के बीच आना चाहती है और पकड़ बनाना चाहती है। और इसमें बाकीपुर मुझे लगता है एक छोटा सा ट्रेलर है इस चीज़ का। तो ये चीज़ क्या दौर लेके आएगी और किस तरह भारत की राजनीति को प्रभावित करेगी, आप जरूर इस पर अपने विचार रखिए। त्यागी जी, मोहन भागवत जी मैदान में आ गए हैं जी। इसके साथ साथ पूरे भारत में ये कहा गया है कि ये जो कोचिंग सेंटर हैं, इन कोचिंग सेंटरों पे विधायक भी पहुंच रहे हैं। कल मुख्यमंत्री एक कोचिंग सेंटर पे पहुंचे हुए थे। तो जैन जी को पूरी तरीके से इन्होंने अपने बल में लाने के लिए, अपने प्रभावित करने की कोशिशें शुरू की हैं, जो एक अच्छी बात है। लेकिन मोहन भागवत जी के बारे में जो कल का उनका जो पूरा प्रोग्राम है, इसको आप किस रूप में देखते हो? देखिए, संघ हो, भाजपा हो या उनके और आनुषंगिक संगठन हो, बीएचपी, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वगैरह वगैरह, ये इन पे कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जब ये संकट में होते हैं तो ये किसी का भी सहारा ले लेते हैं। अच्छा। संकट के समय जब इनके अस्तित्व पर संकट टकराता है तो ये जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी भी गाथा जी लगाएंगे, बड़े सम्मान के साथ पेश आएंगे, महात्मा गांधी का भी सम्मान करने लगते हैं। लेकिन आम दिनों में, साधारण परिस्थितियों में, ये कभी अपनी विचारधारा जो इनकी है विभाजन की, उसको कभी नहीं बोलते, नहीं हिलते उससे। हाँ, तो इनके बयान को
पहले ही बात तो ये कि गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। इनके कहने का कोई अर्थ ही नहीं है। दूसरे, ये जब भी कोई बात करते हैं, संवाद करते हैं, वो इनकी अपनी सुविधा के अनुसार होता है। अब इनको ये लगा कि जैन जी वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। समस्या मानते हैं ये उसको, लेकिन समस्या को उस रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। और देखिए, जैन जी जो है, ये ठीक है एक नई शब्दावली है, लेकिन ये जैन जी तो समाज के हर तबके में है। एक जैन जी वो है जो इनकी प्राथमिकता रही है, बल्कि उसको मैं कहता हूँ जीन अल्फा। संघ की ये चॉइस होती है कि 10-12 साल का बच्चा शाखा में आना शुरू कर तो अल्फा में आ जाएगा। तो इनकी चिंता वहाँ है। तो एक जैन जी तो इनकी अपनी है वैचारिक। एक जैन जी वो है जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से संघ की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी है, या जुड़ने की एक मजबूरी में वो दिखा रही है, या उनके माँ बाप जुड़े हैं। हाँ, तो ये। और एक जैन जी वो है जो जंतर मंतर पे आई थी, और भी होंगी जैन जी। तो एक जैन जी वो है जो उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ लेने जा रहे हैं, उत्तराखंड में, आप देख रहे होंगे 12, 14, 15 साल के बच्चे, बच्चियाँ, लड़कियाँ किस किस्म के वो नृत्य सड़क पर आके कर रहे हैं। भांग पी रहे हैं से मसल के, नहीं, वो दृश्य देख के स्वागत कर रहे, फूल बरसा रहे हैं, विचलित हो जाता आदमी। तो उस जैन जी, वो जैन जी तो जंतर मंतर पर नहीं था, वो भागवत जी की चिंता में भी शामिल नहीं है। वो जैन जी, वो उस पर तो कोई बात नहीं करता, ना सवाल पूछा जाता है ना। वो जैन जी जो उपद्रव मचा रही है सड़कों पे, सारे कानून तोड़ के पुलिस को पीट रही है, स्कूल की जो गाड़ियां जा रही हैं उन पर अटैक कर रही है, उसको आपने, उसकी चिंता आपको नहीं है। उस जैन जी की चिंता है जो अपने अधिकारों के लिए बाहर निकल के आई है, जिसने कहा कि हमें अच्छी शिक्षा प्रणाली चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें करप्शन फ्री इंडिया चाहिए। उसकी चिंता है। उसकी चिंता नहीं है जो भारत का भविष्य होते हुए भी भारत के भविष्य पर सवालिया निशान लगा रही है। एक वो है शाखा में उत्पन्न हुई जो जैन जी है, वो इनकी अपनी जैन जी है, उसकी चिंता इन्हें है। उस जैन जी को, शाखा वाली जैन जी को, सारा भारत उसके अनुरूप हो, उस भारत को देना इनका काम है संघ का। और ये जो दावे कहते हैं ना कि भाजपा तो हमारा क्या है, एक पार्ट है, संगठन, कुछ पार्ट नहीं है। भाजपा संघ का राजनीतिक प्रकोष्ठ है। मैं तो कहता हूँ भाजपा संघ की दुधारू गाय है सर। हाँ, और ये जो है समय के साथ बदलती रहती हैं सारी चीज़ें। संघ का ये घोषित लक्ष्य है कि ये, इनसे पूछिए आप, बहुत मारोगे जिससे, तो वे कहेंगे कि हम अपने प्रचार, अपने कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता हम विभिन्न क्षेत्रों में भेजते हैं, उसमें से राजनीति भी एक शामिल है। तो इन्होंने ही दीनदयाल उपाध्याय को भेजा था, इन्होंने ही लाल कृष्ण आडवाणी अटल जी को भेजा था, इन्होंने ही बलराज माधव को भेजा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि जनसंघ बनने से 2 साल पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बन चुका था। क्यों बना था? क्योंकि 1948 में जब इन पे प्रतिबंध लग गया और सरदार पटेल ने लगाया था, तो इनको रास्ते नहीं मिल रहे थे। तो इन्होंने जनसंघ से पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनाया, उस समय की जैन जी को आकर्षित करने के लिए, ताकि युवाओं में हमारा वो प्रभाव बना रहे। दूसरे, विश्वविद्यालयों में और कॉलेजेस में वामपंथी प्रभाव को खत्म करने का उद्देश्य था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, ये तब बनी थी। तो इनका प्रारंभ से एक ही लक्ष्य है कि एक समतामूलक समाज का निर्माण हमने किसी भी कीमत पर नहीं होने देना। आर्थिक असमानता बनी रहे, जातीय वैमनस्य बना रहे, वर्ण व्यवस्था बनी रहे, ये इनका घोषित लक्ष्य जो भी है यही है। और उसके रास्ते में जब जब इनको थोड़ी सी कहीं लगता है कि संकट आके खड़ा हो गया, तो ये अपनी भाषा सुविधा अनुसार बदल लेते हैं। तब ये नेहरू के नारे भी लगा देते हैं और तरह तरह की बातें करेंगे कि हमने तो तिरंगा यूं नहीं फहराया था, हमने तिरंगा इसलिए फहराया। मतलब ये चाहते हैं कि जो ये बता रहे हैं उसको बिना किसी लाग लपेट के मान लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अब इनकी बातों पे भारत का बहुत बड़ा हिस्सा यकीन नहीं करता, और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है कि इनकी बातों का क्या है, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। और मोहन भागवत में इतनी कैपेसिटी तो थी सर कि ये ये पहले दिन से ही जब ये आंदोलन शुरू हुआ, तो
पहले दिन से ही वो मतलब सरकार को फोर्स कर सकते थे कि बातचीत करो। हाँ, वो कर सकते थे, वो उन्होंने नहीं किया। ना सरकार ने नहीं किया। हाल काम तो संघ से की जवाबदेही थोड़ी है ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन सरकार संघ से मिलके सरकारें चलती हैं, तो इनके ऊपर भी दोष जा रहा है। असल में क्या होता है कि आप कभी भी देखेंगे राजनीतिक दल में ना, दो, विशेषकर भाजपा में, दो तरह की धाराएं चलती हैं कि एक कट्टरपंथी है, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी थे, आक्रामक चेहरा थे। एक बड़ा मृदुल चेहरा होगा, सॉफ्ट सा, वो अटल जी का था। अब क्या हो रहा है इसमें कि आरएसएस भी आक्रामक है और भाजपा भी आक्रामक है। तो अब इनको मुद्दों पे आधारित एक ऐसी थ्योरी फेंकनी होती है कि जिससे ये लगे कि ना ना ना, भाजपा सरकार के रूप में बेशक इस आंदोलन को कुचलना चाहती है, लेकिन हम संघ के लोग, हम इनकी आवश्यकताओं को समझ रहे हैं, तभी तो इतनी मीठी मीठी बात कर दी। नहीं, ये सारे संगी मैं देख रहा था सर सोशल मीडिया पे। हाँ। सारे बच्चों को देशद्रोही बता रहे थे उस समय। क्या नहीं किया इन लोगों ने। इनके जो एक विचारक थे अतुल लिमे, उन्होंने तो कहा एंटी नेशनल। अब मोहन जी कह रहे हैं कि मेरी अपनी राय में ये ईमानदार हैं। अब यहाँ भी सवाल उठता है कि आपकी अपनी राय या संघ की राय, आप किस हैसियत से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैन जी हम लोगों से ज़्यादा ईमानदार है, हमारी पीढ़ी से ज़्यादा देशभक्त है और उनमें ज़्यादा जज्बा है देश को आगे ले जाने का। तो ये सोच एक व्यक्ति के रूप में मोहन भागवत जी की है, संघ की घोषित नीति है। अगर घोषित नीति है तो संघ इसको बाकायदा लिख के दे कि हम ये मानते हैं, लेकिन ये तो लिखे हुए को भी नहीं मानते। नहीं मानते। नहीं। इनका इलाज क्या है? इनका कोई इलाज नहीं है। इनकी चीजें इनसे कहो जी, वो उधर जैन जी इधर झूठ जी। जो किताब लिखी थी गोलवलकर जी ने, वी द नेशनहुड डिफाइंड, उसमें ये लिखा, बोले नहीं उसका तो कोई लेना देना नहीं संघ से, वो तो किसी और ने लिख दी थी। और जी फला उसमें ग्रंथ में ऑर्गेनाइजर ने उस समय कहा, बोले ऑर्गेनाइजर एक स्वतंत्र अखबार है, वो अपनी लिखता होगा। या बजरंग दल ने ये कह दिया, जो बजरंग दल ये देखिए वो एक स्वतंत्र संस्था है, उसने अपने निर्णय, हम उसमें शामिल नहीं होते। इनको आप पकड़ नहीं सकते, तुरंत पलट जाएंगे जी एक झटके में। अच्छा, इनकी जो झंडे वाली कहानी है वो उसकी असलियत क्या है सर? कौन से वाले झंडे? ये जो कि भारतीय तिरंगा ये नहीं फहराते थे। चूंकि ये तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ थे, और तिरंगे को जो इनका कहना है कि 3 रंग जो गुरु गोलवलकर कहते थे अशुभ है। अच्छा, है ना। अब उसमें दिक्कत क्या थी कि हरा रंग, आपको हरे रंग से इनको चिढ़ है खास किस्म की, और सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, लेकिन उससे भी एक चिढ़ है, एक धर्म उससे जुड़ा हुआ है सफ़ेद से। जो इनका अपने वाला है वो इनका पूरा है ही, जो संघ का वो तो पूरा का भगवा है। और अब तो भगवा ध्वस्त भगवा होता है ये सारा का सारा। अब इनकी मजबूरी ये है कि भारत इतना आगे चला गया कि अब ये क्या करें, तिरंगे का विरोध नहीं कर सकते। इसलिए आप देख रहे हैं हर साल नाटक होता, तिरंगा यात्रा तिरंगा यात्रा तिरंगा यात्रा। ये इनका अपराध बोध है। देखिए, जब विभीषण राम के बड़े प्रिय थे, विभीषण नाम नहीं रखा दोबारा किसी ने भी अपने, मुझे नहीं मिला जी आज तक। नहीं है ही नहीं। मुझे शैतान सिंह नाम का आदमी जरूर मिल गया होगा। हाँ। मुझे है ना, मतलब पता नहीं कैसे मुझे विभीषण नाम का आदमी धरती पे नहीं मिला। वही तो, जिस पे भगवान श्री राम की पूरी कृपा हुई हो और रावण के जाने के बाद में जिसको लंका सौंप दी गई हो, उस नाम का दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो क्या है, एक अपराध बोध विभीषण में भी था कि मैं ठीक है, मैंने राम का सत्य का साथ दिया, लेकिन भाई के साथ विश्वासघात किया। वो लड़ाई जो लंका लड़ रही थी उसमें मैं शामिल नहीं था, गलत सही जैसी भी थी। तो ये जो इनको एक ऐसा गिल्ट अंदर है कि हमने राष्ट्रीय आंदोलन में, आज़ादी में जब सब आ रहे थे, सुभाष बाबू भी थे, भगत सिंह भी थे, अकेले नेहरू थोड़ी थे, और वो भी थे, क्या वामपंथी क्या दक्षिणपंथी, सारा देश खड़ा हो गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, लेकिन ये नहीं थे। अब इनसे लोग सवाल पूछते हैं, सवाल ना भी पूछो तो इनके अंदर वो एक इतना गहराई से छुपा हुआ है, हीन भावना, अपराध बोध, कहानी नहीं है इनके पास। नहीं पाते, अगर इनके कुछ लोग शामिल होते हैं कहानी हो जाती है। इसलिए ये क्या साजिश करते हैं कि नेहरू के मुकाबले पटेल ज़्यादा अच्छे होते। तो पटेल अगर प्रधानमंत्री बनते तो वो क्या जनसंघ के बनते? नहीं, वो तो कांग्रेस की बनते। महात्मा गांधी ने ये गलती करी कि उन्होंने नेहरू की संस्तुतियां नहीं आई थी, पटेल जी के समर्थन में आई थी, हालांकि वो अध्यक्ष का चुनाव था और उसमें नेहरू को चुना। अगर गांधी जी पटेल को चुन लेते तो क्या ये पटेल से उतनी नफरत नहीं करते जितनी नेहरू से करते हैं। और भाई
गांधी जी का फैसले तुम कैसे प्रभावित कर दोगे? तुम कौन हो? गांधी एक ऐसे जो उन्होंने जन आंदोलन में बदला और उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो वो जिसे चाहते उसको कहते, तो उन्होंने नेहरू को चुना। अब नेहरू इनको सूट नहीं करते, तो अब सारा हमला नेहरू पे है। इसका मतलब हमला आप अपरोक्ष रूप से गांधी पे कर रहे हो, गांधी की चॉइस पे। अगर नेहरू अय्याश थे तो गांधी ने एक अय्याश को प्रधानमंत्री चुना, इसके लिए गांधी महान कैसे हो सकते हैं? अभी कोई तर्क आता समझ में है? अगर गांधी के शिष्य जवाहरलाल ने भारत का नाश कर दिया तो इसकी सजा गांधी को मिलनी चाहिए या शिष्य को मिलनी चाहिए? ये है क्या लॉजिक? क्या है? तो ये अपनी बातों में फंस जाते हैं। क्यों? चूंकि झूठ पे ही सारी नींव पड़ी हुई है। किससे गढ़ते हैं कि हमारा एक स्वयंसेवक था वो वहां चढ़ गया था, हमारा एक स्वयंसेवक था वो चीन पहुंच गया था 62 के युद्ध में, एक हमारे स्वयंसेवक वो थे वहां, अब पता नहीं थे कहाँ थे, भगवान जाने। अपनी नई नई कहानियां बनाते रहते हैं और उन कहानियों को करोड़ों लोग अपना सच मान के चलते हैं, क्योंकि उनके पास सच को जानने का तरीका किताबें हैं सर। हाँ। और ये अपने जो लोगों को सिर्फ 4-5 किताबों का ही कहते हैं। उन 4-5 किताबों में ये लिखा है कि बीएस मुंजे जो आरएसएस के संस्थापकों में थे, वो 1930 के दशक में मुसोलिनी से मिले थे। मुसोलिनी क्या लोकतंत्र के बहुत बड़े प्रबल पक्षधर थे? क्या थे मुसोलिनी? फासिस्ट थे, तानाशाह थे। और उससे मिलके इन्होंने सीखा। और गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखा कि हिटलर ने जिस प्रकार से यहूदियों को ख़त्म किया है और एक अपनी जो खास जो उनकी हिटलर की जो जाति थी उसको हासिल किया है गौरव कर, उसमें अशुद्धता होने से बचाया है, वो अनुकरणीय है। उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये हिटलर और मुसोलिनी के आराधक हैं, उनकी पूजा करने वाले, उस सिद्धांत में विश्वास करने वाले लोग गांधीवादी होने का नाटक मतलब करें भी तो कितने दिन चलेगा? यकीन नहीं होता। हाँ। अब ये कहते हैं कि नेहरू से व्यक्ति के रूप में इनको उतनी दिक्कत नहीं जितनी नेहरू के समाजवाद से है। नेहरू ने क्या करा कि जमींदारी प्रथा खत्म की। नेहरू की सोच ये थी कि जो गरीब गुरबे हैं इस हिंदुस्तान के और जो तथाकथित निचली जातियों के लोग हैं, इनका उद्धार मैं कैसे करूं? तो वही था कि संपत्ति का बंटवारा होगा, चाहे धीरे धीरे हो और इस तरह पे हो। उस समय ये जनसंघ कहाँ खड़ा था? उन लोगों के साथ खड़ा था जो पूंजीपाती थे और जो इस व्यवस्था पर कब्जा करना चाहते थे। अब ये समाजवाद से इनको इतना नाटक इन्होंने करा कि जब निकले 80 में भाजपा बनाने, तब भी बाकायदा घोषित रूप से लिखा कि हमारा लक्ष्य गांधीवादी समाजवाद पे चलना है। चल अभी भी नहीं रहे, आज भी ना समाजवाद से प्रॉब्लम है। समाजवाद ये कह रहा है ना कि जो भी संपत्ति है वो समाज की है, और कम्युनिज्म ये कहता है कि संपत्ति स्टेट की। इतनी सी तो बात है। ये कहते हैं कि संपत्ति लालाओं की है, सेठों की है, और उनकी मर्जी हो, वो जब थोड़ा बहुत आपको दे देंगे और हम उस कॉरपोरेट को, उस चीज को, पूंजीवाद को मजबूत करेंगे। अब भैया आप गांधी को भी साथ में रखोगे, है ना, और जयप्रकाश को भी साथ लोगे, लोहिया को भी साथ लोगे, दीनदयाल को भी टांगोगे कहीं ना कहीं, चूंकि वो भी आपका एक हिस्सा रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। ये ऐसी फिल्म नहीं चलेगी हिंदुस्तान में। पर चला तो रहे हैं सर, चल रही 12 साल से। कई बार ऐसे दौर आ जाते हैं। अब कौन चला रहा है? इस समय तो नीतीश नायडू चला रहे हैं, फिल्म तो खत्म हो गई थी। एक बार इन्होंने बेवकूफ़ बनाया तो वो जो 40-50 साल का गुस्सा लोगों के दिमाग में था वो सब बह गया, जो लफाजी की थी। और देखिए ना, अब इतने सुंदर बातों में कौन नहीं जाएगा? 2 करोड़ रोजगार होंगे, ठीक है। और क्या भारत बुलेट ट्रेन नहीं चला सकता? तो हर एक आदमी कहेगा क्यों नहीं चला सकता। तो क्या भारत ऐसा अपना नहीं देख सकता इस तरीके का, जहाँ अमेरिका जैसी सड़कें हों? बोले जी बिल्कुल होंगे साहब। जापान ने हाथ खड़े कर लिए, यहाँ नहीं चल सकती जी। बताइए, आप बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोले बिल्कुल हो सकता है। तो बोले वो हम उस तरह का भारत बनाना चाह रहे हैं जो नेहरू से नहीं बना, किसी से नहीं बना, इंदिरा से नहीं बना। बहुत करप्ट लोग थे सारे के सारे, हम बना देंगे। तो भैया उस धारा में हम भी बहे थे, हमें भी लगा कि आदमी सही कह रहा है बिल्कुल। लेकिन अब 12 साल बाद जो है लोग अपनी मुंडी पकड़ के रो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जिनकी समझ में नहीं आ रहा वही बेचारे सड़कों पर नाच रहे हैं असल में, क्यों? वो हो चुका, उन्माद रोग है, पागलपन चल रहा है इस समय, है ना। लेकिन इनका लक्ष्य एकमात्र वही है कि जो शाखा से पैदा हुए लोग हैं वो जनरेशन इनके हाथ से ना निकल जाए कहीं।
एक्चुअली क्या है उसे सर, ही समझा जो रहे ये हैं। जैन जी और जैन अल्फा की जिसकी बात हाँ। होती है, ये वो लोग हैं सर जिन्होंने दूसरी कोई सरकार ही नहीं देखी है। हाँ। उन्होंने जब होश संभाला है तो तब से इन्हीं को देख और रहे ये हैं है जी कि वो। मोहन जी के मुंह से जैन जी और जैन अल्फा का भी उन्होंने जिक्र किया, मुझे सुनने में अच्छा लगा। इसका मतलब वो सारी चीजों पर निगाह तो रख रहे हैं। निगाह तो आपने सर कहा उनका सब कुछ। आप ये बताइए, इनको बेचारों को बसों में जाते थे ये, कोई पूछता नहीं था। अब इनके पीछे Z+ सिक्योरिटी चलती है सर। तो जब इंसान को सुविधाएं मिलती हैं, फिर वो उन सुविधाओं को छिन जाने के डर से सर वो काम करने लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो संवाद इन्होंने किया ना, आपने बिल्कुल सही उसमें चिन्हित किया कि वो लड़का तैयार किया होगा। हाँ। इनके ऐसे होता है, आपने देखा नहीं हमारे हरियाणा में जो यूनिवर्सिटी में वो संवाद कर रहे थे मुख्यमंत्री, तो वहाँ पहले प्रश्न पूछ लिए जाते थे। और एक प्रश्न पूछा गया था जी, हरियाणा में IIM क्या कुछ और ही पूछा था, इस तरह की कोई चीज़ थी। बोले कि जबकि रोहतक में IIM, तो उन्हें ये नहीं पता था मुख्यमंत्री को कि IIM हरियाणा में ऑलरेडी है। तो उन्होंने कहा कि इस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे। तो इनको ये वो सारा सजा के दिया जाता है, ये पूरी एक्सरसाइज जो है। नहीं, वो कोचिंग सेंटर वाला कह रहा है कि मैं फला एक भर्ती का रिजल्ट आ रहा था, नहीं आ रहा था, तो मैं मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री ने तुरंत रिजल्ट निकलवा दिया। हालांकि मुख्यमंत्री ने संभाली बात को, लेकिन एक कोचिंग सेंटर वाला मुख्यमंत्री से मिल रहा है, और मुख्यमंत्री एक संवैधानिक जो संस्था है HSSC, उसको बोल रहा है रिजल्ट के लिए। देखिए, ये जो आपने कहा ना, कोचिंग सेंटर का मालिक, सेंटर का मालिक हो, स्कूल का मालिक हो, कॉलेज का मालिक हो, यूनिवर्सिटी का मालिक हो, हॉस्पिटल का मालिक हो, ये जो मालिक है ना, ये सब इनके बहुत प्रिय हैं। और इसी को ये आंदोलन में जाने से सोनीपत में रोक रखा था। हाँ। अब समझ में आ रहा है कि क्यों रोक रखा था। ये पहले हीरो बनाओ और फिर हीरो को अपने साथ ये लाइन पे लाते हैं ना इस तरीके से। इनका तरीका होता है कि पहले थोड़ा सा धमकाओ, फिर लालच दो, और फिर ये दिखा दो कि ये जो अब तक तुमने जमा पूंजी इकट्ठी की है ना, सब खत्म हो जाएगी। तो ये सरेंडर कराने का इनका तरीका है। हर पूंजीपति ऐसे ही करता है। और ये पूंजीवाद इतना निर्मम स्थिति है कि मैंने तो ऐसी कई फिल्में देखी हैं कि वो अमिताभ बच्चन अपने बाप के खिलाफ बागी हो गया, लेफ्टिस्ट हो गया था वो। और जब उसको लगा कि बेटा मेरा जो है मेरी राह में आ रहा, तो उसका भी इलाज उसने बांध दिया था। क्योंकि पूंजी अपने रास्ते में आने वाले किसी अवरोध को पसंद नहीं करती। कुल मिला के अब ये देखिए कि पंजाब के एक बड़े पुलिस ऑफिसर, उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में के जरिए बहुत ऐसे मॉड्यूल्स आ गए थे ISI के जो वहाँ दिल्ली पहुँच गए थे। हाँ। हद होगी, जंतर मंतर पर पहुँच गए, आपको पता ही नहीं चला। नहीं, इनको पता चल गए, पहुँच गए। हाँ। और ये उनको अरेस्ट नहीं कर पाए। तो अगर पता है मॉड्यूल है, सब कुछ है, लेकिन ये मतलब हाथ पे धरे बैठे रहे। भाई मोहन भागवत कहते हैं कि वहाँ सारे देश प्रेमी इकट्ठे थे। सरकार ये कह रही कि वहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट भी थे जो देश की अखंडता के लिए खतरा थे, तो वो पहुँचे कैसे, किसने पहुँचाए? तो ये जो फेस सेविंग अब एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, सब सरकार की मदद में जुटे हुए हैं मोहन भागवत जी पूरी तरीके से। और एक माहौल ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि एक समानांतर जैन जी अपना खड़ा कर लें। अच्छा, उनकी बात माननी पड़ेगी, तो इस प्रश्न भी उनको ऐसे दिए जा रहे हैं कि मेरे से ये पूछ लेना, है ना, मेरे से ये पूछ लेना। ये कौन करता है ये काम? सही बात। ये वो जो पेपर लीक कराने वाले हैं वही तो होते हैं ना सारे। तो ये गैंग वहीं से है सारा। तो तैयार प्रश्न है, और लोग ये मैसेज आ रहे, अरे भागवत जी से ये प्रश्न पूछ लिया, ये तो मोदी जी के लिए बड़ा खतरा है, ये तो भाजपा की आइडियोलॉजी के उसमें पड़ गई, और भाजपा और संघ में कहीं झगड़े चल रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये नैरेटिव 54-55 लाख रुपए मोहन भागवत जी की सुरक्षा में रोजाना का खर्चा। भाई जेड सिक्योरिटी है। और मैं ये कहता हूँ कि ये देश मोहन भागवत की बात को इतनी गंभीरता से सुनता क्यों है? वो है क्या सर? वो देखिए, आज के दिन तो सरकार चला रहे हैं, वो भारत को चला तो रहे हैं। अवैध रूप से सरकार चला रहे हैं ना भारत जैसे भी चला रहे, चला तो रहे हैं। वो कहें इस बात को, अगर उनमें साहस है तो वे कहें कि सरकार को मैं चला रहा हूँ या नहीं चला रहा हूँ। कौन डाकन बताएगा जी? ये तो हमारे कहावत है हरियाणा में कि अपनी माँ को कौन डाकन बताता। भाई मोहन भागवत का इस देश के निर्माण में क्या योगदान है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सिवाय इसके कि शाखाओं की संख्या बढ़ी है। तो ऐसे तो हर बहुत संस्थाएं जिनका विस्तार हो रहा है। तो मोहन भागवत जो विश्व के सबसे बड़े NGO के, अनरजिस्टर्ड NGO के, अवैध संगठन के अवैध अध्यक्ष हैं, जो भी कुछ है, क्या है वो अपने आप ही हैं। और प्रियंक खरगे ने कितनी अच्छी बात कही है कि भैया तुम ये कहो कि मैं कर्नाटक में 20 लाख लोगों का कार्यक्रम करूंगा, तो मैं बतौर होम मिनिस्टर मैं तो पूछूंगा आप हो कौन और वो कौन लोग आ रहे हैं?
उनकी पुलिस डंडा फेर दे इन पे, ये कहे जी हमारे तो कार्यकर्ता पिट गए, स्वयंसेवक पिट गए। तो आप इतना अवैध काम कर रहे हो इस तरीके का। आप हमारे PSUs के 600 करोड़ 700 करोड़ रुपए खा रहे हो जनता की टैक्स के पैसे से। आप मंदिर तक आप छोड़ नहीं रहे हो। तो भाई ये कब तक क्या करोगे हमारा, है? ऊपर से ये भाषणबाजी शुरू हो अच्छा गई। सर, एक सरदार पटेल जी से मुझे याद आया, ये जो अपने अमित शाह जी हैं, ये अक्सर फोटो जारी करते हैं, तो पीछे सरदार पटेल का एक इन्होंने फोटो लगा रखा है, और इनको जब बीजेपी के मंचों से तो कहते हैं कि भारत के दूसरे सरदार पटेल अमित शाह। ये संसद क्यों नहीं आ रहे? मतलब संसद भवन तो आ रहे हैं, ये दरअसल संसद में नहीं आ रहे। जो लोग इनकी सरदार पटेल से तुलना करते हैं वो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। सरदार पटेल का तो 1 लाखों अंश भी अमित शाह नहीं हो सकता, वो बात ही नहीं है। और अमित शाह के जो फोटो आपको मिलेंगे वो या तो पटेल की मूर्ति के नीचे हैं, तो उसके जो बनी हुई पेंटिंग, या वीर सावरकर, और या एक चाणक्य लगाते हैं है सर, हाँ। ना। तो इसका मतलब 3 चीजें हुई कि पटेल को तो चलो ढोना पड़ता, मजबूरी में दिक्कत है इनके साथ में, और सावरकर इनके असली हीरो हैं, और चाणक्य ये खुद को मानते हैं। असलियत ये है कि ना तो ये चाणक्य हैं, चाणक्य का भी अपमान है इनको चाणक्य कहना। चाणक्य ने तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया था, अगर किया था जो हमको पढ़ाया गया। और वीर सावरकर भी इतने डरपोक तो नहीं थे। देखो, एक दौर जब वो वीरता राष्ट्र का के उनके लिए नाम दर्ज होता है, एक बड़ा हिस्सा जो है, जब वो वीर थे सचमुच, वो तो बड़ी बहादुरी का काम था। तो इन्होंने तो कोई बहादुरी नहीं की। ये बता रहे हैं देश को कि हम तो राहुल गांधी की दादी से नहीं डरे, जब मैंने नारा लगाया था इंदिरा गांधी खूनी है, तो इससे क्या डरेंगे। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ भाई, है? इंदिरा गांधी से ना डरने वाले लोग तो मैंने संजय गांधी के आगे चप्पल उठाते देखे हैं। और नहीं डरोगे इसकी क्या गारंटी है? आज आप राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री, देश की जनता चुन ले, मैं बता दूंगा ये कहाँ होंगे। दादी से नहीं, अब दादी ने डराया कब था इनको? दादी ने क्या, दादी तो जानती नहीं थी अमित शाह कौन है, दादी को ये भी नहीं पता है नरेंद्र मोदी कौन है। तो बहुत पुरानी बातें होगी भाई। उपराष्ट्रपति को ये कहना पड़ रहा है सर कि गृह मंत्री तक ये भावनाएं पहुंचाओ कि वो संसद में आए जॉब के लिए। नहीं आ रहे सर वो आएंगे भी नहीं, चूंकि कल शनिवार 2 दिन वैसे और 13 को खत्म होना है। तो कहीं मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि ये 13 तारीख को लास्ट में जब वो अंतिम दिन हो, उस दिन ताला चाबी लेके आएंगे ताला लगाने के लिए, कि अब मिलते हैं। क्या दिक्कत क्या आने में? डरे हुए लोग हैं, जवाबदेही से बच रहे हैं। तो कह दे कि वो जो SDM देता है आदेश, तो मैंने थोड़ी दिया। हाँ, तो SDM संबित पात्रा जवाब थोड़ी देगा इस बात का। देश के गृह मंत्री को ये देना चाहिए कि जंतर मंतर पे उग्रवादी आतंकी पहुंचे कैसे, जो पंजाब का ऑफिसर कह रहा है कि पहुंच गए। और वो आदेश किसने दिए थे पैलेट गन के? वो कहें कि हम मैंने नहीं दिए थे, तो फिर किसने दिए थे? तो कहीं तो लोचा है बहुत बड़ा। एक डरा हुआ आदमी, एक भयभीत आदमी जो है, और जो इनकी सारी ताकत सत्ता के सहारे है, ये ठीक उस थानेदार की तरह है जो वर्दी में गांव में आ रहा है, गांव डर रहा है उससे। अगर वो बिना वर्दी उतार के आ जाए, उसका भुस भर देगी जनता। सम्मान उसका हो रहा है, वो जो खाकी वर्दी पहन रखी है और जो स्टार लग रहे हैं, खौफ उसका है। अदरवाइज आपको क्या लगेगा, थानेदार वापस चला जाएगा? नहीं जा सकता, नहीं। तो ये सब सोच की बात है। तो हमारे सिर्फ सरदार पटेल का फोटो लगाते हैं। घुमा फिरा के बातों को रोहतक में ले आता हूँ। मैंने आपको शायद पहले बताया होगा कि एक गांव का दूध ही आता था, यहाँ के सबसे बड़े बदमाश को पीट के चला गया। बदुआ को कौन था पता नहीं, जानते होंगे। तो उसकी पिटाई कर दी। अब बदमाश का तो टोरा खत्म हो गया एक साधारण आदमी ने, चूंकि उसे ही नहीं पता था कि ये बदमाश है। बाद में तो गली गली पिटे हैं वो लोग। हाँ, उसे जब बताया गया तो उस आदमी को पीटाया, तब उसे भी बड़ा हुआ कि अच्छा उसे पीटा है, अब पीट दिया तो पीट दिया भाई, है? अब क्या हो सकता है। तो ये ऐसे ही बहादुर हैं, है ना। लेकिन आना चाहिए संसद में, तो आना चाहिए, जवाब दे दो। तो इनको कोस लो विपक्ष को, क्या दिक्कत है? इनको एक ऐसा प्राण चाहिए जो अमिताभ बच्चन से कहे कि वर्दी उतार के आना बरखुरदार कल, है, तब देखते हैं। और फिर अगले दिन जो है वो यहाँ तक खोल के ना टी-शर्ट अपनी शर्ट के बटन और सिगरेट लगा के अमिताभ बच्चन आता है, तो वो दिन में हौसला नहीं ना उस तरह का। डरे हुए लोग हैं, भयभीत लोग हैं, सुनते रहो बस इनकी। तो मैं कह रहा था ये जैन जी हैं, ये झूठ जी हैं। वही मैंने कहा, जैन जी के कई प्रकार हैं। ये अपने वाले जैन जी को इनके चंगुल से बाहर ना, लेकिन सर इनके वाले जैन जी की भी बात करें, मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं सर कि उसका दादा शाखा में जा रहा है और पोता है ना जैन जी, मतलब कट्टर खिलाफ है जी इनके।
ये विचारधाराओं का टकराव है सर। वो कह रहा है कि दादा तू पागल हो गया है क्या, कुछ कर तो नहीं रहे ये, और दादा पोते को कह रहा है कि तेरा दिमाग सर गया, तेरे संस्कार नहीं है, तू इससे प्रभावित हो रहा है गलत लोगों से। मैं कई परिवारों को जानता हूँ। तो इन्होंने तो इतने जो खून के रिश्ते हैं पुश्तैनी, उनमें भी जहर बोल दिया। हाँ, कई दादा पोते की लड़ाई देख चुका है जी। पहुंच गए ये लोग। वो कह रहा है, दादा कह रहा है कि तेरे अंदर अकल ही नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, और पोता कह रहा है दादा तू पागल हो गया है, ये काम ही नहीं कर रहे हैं कुछ भी। ऐसे ऐसे घरों में लड़ाई करवा रखी है इन्होंने। अब पोता काबू नहीं आ रहा सर, पोता मोबाइल देखता है, पोता लोगों की सारी चीजें देख, दादा देखता नहीं, तो दादा तो वो अब शाखा में जाता है। कुल मिला के पूरा मैसेजिंग है, ये सिद्ध करने की कोशिश है कि इस सरकार पे एक उदार विचारधारा भी काम करती है इस संगठन में, और वो जैन जी के पक्ष में है। ये मतलब लब्बो लोब यही। हाँ, और कुछ नहीं है, और ये सब झूठ है जो कुछ कर रहे हैं। इनके नाटकबाजी से बचना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, और देश को ये पूछना चाहिए कि मोहन भागवत किस हैसियत से इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। वो विवेकानंद हैं, कौन से नंद हैं, वो क्यों कर रहे हैं, और हम क्यों उनकी सुने, क्यों जैन जी उनकी सुने भाई? ये बात प्रधानमंत्री इससे कहलवा देना वो। लेकिन इस बात का इनको प्रधानमंत्री को दें या अमित शाह जी दें, इस बात का जवाब इनको देना चाहिए संसद में कि मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि जैन जी ईमानदार है, और बीजेपी से जुड़े लोग, सरकार से जुड़े लोग और आरएसएस से जुड़े लोग लगातार इनको देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या बताने में जुटे हुए थे। तो ये जो झूठ का जो साम्राज्य है, ये जो झूठ जी हैं, इन झूठ जी का आत्मग्लानि इनमें कब शुरू होगी मुझे नहीं पता। लेकिन ये सच है कि आज घरों में भी मतभेद हैं, विभाजन है, और जैन जी इनको कहीं का नहीं छोड़ने वाला। और बांकीपुर तो सिर्फ एक ट्रेलर था, आने वाले समय में पूरे देश में ये ट्रेलर देखने को मिल सकता है। इसी की कवायद है कि ये सत्ता जाने की जो तिलमिलाहट, छटपटाहट है, उसमें ये लोग निकल पड़े हैं गली मोहल्लों में, और इनका झूठ जो है वो बोलने में ये लोग माहिर हैं। वो चल जाएगा तो ये भी चलते रहेंगे, और जिस दिन वो फेल हो गया उस दिन ये भी बाहर हो जाएंगे। वैसे मोहन भागवत जी को ना, जैसे वो जिस ड्रेस में आए, अगर वो इसकी जगह उन पर जचती नहीं, अगर जींस टी शर्ट पहन के आ जाते ना, और वो गाती मेरी गलियों में मोहब्बत, क्या वो गाना चल रहा है आजकल, तो शायद जैन जी ज्यादा उनको अंगीकार कर लेती। तो आप अपने विचार इस पर जरूर रखना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।